अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग सैलानी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर पे आए हैं जो कि गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी में मौजूद है। तो आए इसको विज़िट करते हैं और यहाँ पर कुछ सवालात करते हैं। यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है, किस तरीके से होता है और क्या करते हैं। आ जाए। फैसल ये से बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है, खैरियत से? सर मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं एक डोनर हूँ जो डेली रूटीन के ऊपर मैं अपना ब्लड डोनेट करता हूँ। लेकिन कुछ मेरे दोस्तों को अपने शेयर किया था कि आप भी ब्लड डोनेट करें सैलानी ब्लड बैंक पे आके, लेकिन उन्होंने कुछ मुझसे सवालात किए। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे भी मैं वो सवालात करूँ ताकि कुछ चीज़ें हमसे क्लियर हो जाएँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएँ ताकि सबों को पता चले। जी, मैं डॉक्टर गुलाम सरवर हूँ, डायरेक्टर सैलानी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर। तो ये वाक़या है गुलशन इकबाल में ब्लॉक 4 में डिस्को बेकरी के करीब। ये प्रोजेक्ट है सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट का और 2017 में कायम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 500 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं और हम उनकी खिदमत कर रहे हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि उनको मुसलसल इन खिदमात की ज़रूरत रहती है बच्चों को, और मुसलसल तब तक वो बच्चे ज़िंदा हैं। उनकी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है ब्लड नहीं, सेफ ब्लड। मैं उसको कहूँगा सेफ ब्लड। ब्लड में और सेफ ब्लड में इतना फ़र्क है, ब्लड के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ, मुख्तलिफ वायरस, मुख्तलिफ बैक्टीरिया होते हैं। सेफ ब्लड का मतलब ये है कि उन बीमारियों को डिटेक्ट किया जाए, साफ़ किया जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए, और अगर वो बीमारियां ना हों जिस ब्लड में, वो ब्लड बच्चों को लगे तो उसको हम सेफ ब्लड कहते हैं। तो हमारी जो कोशिश है सैलानी की, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी एनर्जीज़ है, हम लगा रहे हैं उस पर ताकि बच्चों को जो है सेफ ब्लड मिल सके और मज़ीद उन पे कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, आप जो सवाल आपके ये कर रहे हैं कि मुझे डोनर को जो मुख्तलिफ सवालात उनके जहन में उठते हैं कि मैं ब्लड क्यों डोनेट करूं, इसके दो जवाब है। एक बहुत ही सिंपल मिसाल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक मेडिकली उसका जवाब है और दूसरा एक रूहानी। दो इसके जवाब हैं। मेडिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ब्लड की जो पैदा करने की सोर्स है जिस्म के अंदर, उसको हम कहते हैं बोन मैरो। हड्डी का जो गुदा है, उसके अंदर जो गुदा है वो गुदा ब्लड बनाता है। हम उसको बोन मैरो, मेडिकली उसको बोन मैरो कहते हैं। मैं आपको ये मिसाल बताना चाह रहा हूँ, बहुत रफ सी मिसाल है आपको समझाने के लिए। एक पानी का गिलास है, भरा हुआ है, उसको अगर मज़ीद आपने पानी डालना है, उसके अंदर पानी डालना है या कोई लिक्विड डालनी है या दूध डालना है, चाय डालनी है, तो उस भरे हुए गिलास को पहले खाली करना पड़ेगा। उसको उसका हिस्सा कुछ या उसको आधा या आधे से कम खाली करना पड़ेगा, तब दूसरी लिक्विड, चाय, दूध, पानी उसके अंदर कैपेसिटी बनेगी। इसी तरह ब्लड है, उस बोन मैरो को एक्टिव करने के लिए आपके ब्लड की कैपेसिटी जो है, जो वो कम करनी पड़ेगी, वो आपको डोनेट करनी पड़ेगी। उस डोनेशन से वो स्पेस बनेगी कि बोन मैरो एक्टिव होके उस स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसकी जगह नया ब्लड बनाए। ये बहुत सिंपल मिसाल है। तो पहले तो डोनर को बताएं कि देखें, जब तक आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, कैपेसिटी क्रिएट नहीं करेगी, आपको बोन मैरो जो है, जो ब्लड बनाता है, वो एक्टिव नहीं होगा। अच्छा सर, रूहानी तौर पे इसका जवाब ये है कि जब आप किसी को ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं, नेचुरली आपका ब्रेन सेटिस्फाई होता है कि मैंने किसी की जान बचाई। ये एक बहुत ही रूहानी खुशी है, रूहानी सुकून है, और उसका ये अल्लाह की तरफ से। अच्छा सर, कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जो कि मैं आपसे पूछता हूँ, तो उसके हवाले से भी मुझे कुछ जवाब मिल जाएंगे, और मेरे कुछ दोस्त वगैरह जो जितने मुझे देख रहे हैं अभी, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। कि इसमें एक सबसे पहले सवाल तो आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि क्यों देना चाहिए, और दूसरा सवाल ये है कि
कितना टाइम लगता है इसको ब्लड डोनेट करने में? देखिए, अगर आप SOPs जो बनी हुई है इंटरनेशनली उसको अगर फॉलो करते हैं, उसकी SOPs के तहत आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं आपको ब्लड का कलेक्ट करने में, और बाकी 10 मिनट से 15 मिनट जो है, 10 मिनट जो है वो आपको चाहिए उसको कंपनसेशन के लिए। जो डोनर ब्लड दे रहा उतना वॉल्यूम जो है उसका कम हुआ, हम ऑब्जर्वेशन के लिए उसको 10 मिनट रखते हैं, और उस शुगर लेवल को कंट्रोल करने के कोई शुगर ऐसे पैरामीटर है कि जिससे उसको चक्कर आ सकते हैं, जिससे उसको कमज़ोरी हो सकती है, जिससे उसको कोई नुकसान हो सकता है। तो उसको कंपनसेशन के लिए शुगर शरबत की सूरत में, जूस की सूरत में या किसी और सूरत में उसको हम पिलाते हैं ताकि लिक्विड भी कंपनसेट हो जाए और उसकी शुगर लेवल भी जो कम हो जाए। मैं आपको इसी से फ़ायदा उठाते हुए आपको बताना चाह रहा हूँ, तो ब्लड में 9 जो सेल हैं, जो प्लाज्मा है, सेल और प्लाज्मा दोनों मिलके ब्लड बनाते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर 92% पानी है, 8% बाकी चीज़ें हैं, शुगर है, हार्मोन्स है, विटामिन है, ग्लोबुलिन है, प्रोटीन है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो उन 8% में शुगर भी शामिल है। शुगर अगर फ्लैक्चुएट करती है तो मरीज़ की सेहत पे असर पड़ता है, बढ़ती है तब भी, कम होती है तब भी। तो उसको कंपनसेशन के लिए हम 5 से 10 मिनट उसको जूस या बिस्किट की सूरत में देते हैं ताकि उसकी शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाए, बस इतना सा। तो टोटल आप अगर इस टाइम को कैलकुलेट करें 10 और 10-20 मिनट, 20 मिनट में वो बंदा फारिग हो जाता है। एक चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, कौन कौन लोग ब्लड दे सकते हैं? क्या उम्र होनी चाहिए? क्या इसके अंदर वेट होना चाहिए? कुछ चीज़ इसमें कुछ देखें, इसमें WHO का जो क्राइटेरिया है वो 2 है। टाइम फैक्टर के हिसाब से जो एशियन, उनका क्राइटेरिया 90 डेज़ है, हर 90 डेज़ के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जो अमेरिकन और यूरोपियन क्राइटेरिया है वो 56 डेज़ के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया कि उनका फिज़िकली क्या होना है कि जिससे वो ब्लड डोनेट कर सके। सबसे पहले उसकी एज है, एज 17 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, वो 55 तक जा सकती है, 60 तक जा सकती है, जब तक उनकी हेल्थ, सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें सही हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा क्राइटेरिया, उसके बाद उम्र के बाद क्राइटेरिया उसका वेट मस्ट बी 50 किलो, 50 किलो से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि 50 किलो अगर है तो उसमें जो ब्लड रिज़र्व है 2 से 3 लीटर ब्लड उसके पास रिज़र्व है, उस रिज़र्व में से 1 यूनिट दे रहा है। तो क्राइटेरिया वेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 किलो से ऊपर उसका वेट होना चाहिए, तब वो एलिजिबल है। तीसरा क्राइटेरिया जो है उसका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन चेक किया जाए और चेक करते हैं हम, उनका 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। 12.5 मेल में, फीमेल में 12 ग्राम उसका हीमोग्लोबिन है। इसके अलावा क्लिनिकल हिस्ट्री है, वो सवालात हैं, कोई 50 के करीब सवालात हैं, वो पूछते हैं, उससे स्क्रीन आउट हो जाता है डोनर के उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी की सूरत में वो कहता है मुझे हेपेटाइटिस की हिस्ट्री है, मुझे मलेरिया की हिस्ट्री है, मैंने कोई ऑपरेशन करवाया है, मुझे कोई मिर्गी का दौरा पड़ता है, या मुझे कोई इस तरह की बड़ी बीमारी है, TB है, हेपेटाइटिस है, या इस तरह की और बीमारी है, तो वो वहीं पे हम उसको फिर आगे नहीं लेके जाते, और उसको वहीं पे फिर ब्लड डोनेट ना जाए तो उसके लिए बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ और भी ऐसे सवाल आते हैं जो कि कुछ कहते हैं कि ये ब्लड की जो निडल होती है वो ज़्यादा सुई तेज़ होती है, लगती है, कुछ किसी को तकलीफ होती है, तो ऐसा कोई इशू होता है? देखिए, डेफिनेटली तकलीफ़ है, लेकिन अगर आप ये सोच के आए हैं कि आपने ये एक नए काम करना है, आपने किसी की हेल्प करनी है, आपने किसी की ज़िंदगी बचानी है, आपने सैलानी को हेल्प करना है कि ताकि वो दूसरों को हेल्प कर सके, तो वो थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर है। निडल के इंसर्ट होते वक्त जो तकलीफ़ होती है वो डेफिनेटली है। जहाँ तक निडल मोटे होने का ताल्लुक है वो ज़रूरी है, इस अगर होगी तो ब्लड का फ़्लो जो है नॉर्मल तरीके से वो आ सकेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जो निडल ब्लड बैग्स में यूज़ होती है वो बहुत स्टैंडर्डाइज है, बहुत शार्प होती है और ज़रूर मोटी होती है, लेकिन उसकी शार्पनेस इतनी है कि अगर 24 गेज की जो है निडल जो यूज़ होती है सिरिंजेस में, उससे कम तकलीफ़ होती है उसकी। और चूँकि वैन में लगनी होती है, इंसर्ट होनी होती है और वो शार्प है, तो उसकी बनिस्बत इसकी तकलीफ़ कम होती है।
अच्छा, एक बंदा कितनी बोतल जिसके अंदर कितना एमएल आता है कि जो कितना डोनेट करता है, एक आइडिया पता लीजिए जिससे। देखिए, आपको डिटेल में बताने के लिए जो बैग है इसके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है जो कि ब्लड को सेव करता है, जमने नहीं देता। वो होता है 70 ml। बैग की कुल जो कैपेसिटी है वह है 500 ml। तो इस तरह से तकरीबन जो है 450 ml ब्लड उसमें जाता है, 70 उसके अंदर लिक्विड होता है, उसको मिक्स करते हैं तो टोटल जो है 500 अबाउट 500 प्लस माइनस जो 20 ml जो है उसमें ब्लड आता है। तो आप कह सकते हैं कि 450 ml जो है वो ब्लड डोनेट होता है और उसमें, और 1 लीटर में 500 ml 1000 ml होते हैं और आप आधा लीटर दे रहे हो। आधे लीटर से भी 50 ml कम, 450 ml आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, जबकि आपके अंदर 3 से 4 लीटर की कैपेसिटी है। 70 किलोग्राम के शख्स में 4 लीटर की कैपेसिटी रिजर्व है ब्लड की, उसके नेचुरली अल्लाह तबारक तआला ने ये निज़ाम बनाया है। उन 4 में से आप 1 डोनेट कर रहे हैं, बाकी भी रिजर्व में 3 लीटर आपका ब्लड है। अगर किसी एक्सीडेंट की सूरत में खून बह जाए तो 3 लीटर तक बहने से, 4 लीटर तक बहने से मौत वाक़या नहीं होती। उसके बाद जाकर आगे बहेगा तो जाके उसकी हेल्थ को जो है वो नुकसान होता है, या उसके वो बेहोश होता है, या फिर उसकी मौत वाक़या होती है, या बाकी नुकसानात होते हैं। लेकिन 400 का बह जाना, 400-450 का बह जाना, इस पे कोई मीनिंगफुल नहीं है। हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा 0.5 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक नीचे आता है, और इतने नीचे आने से भी कोई 4 ग्राम अगर फॉल डाउन हो जाए हीमोग्लोबिन तो वो भी स्टेबल रहता है मरीज़ जो है। ये तो 1 और 1 से कम ग्राम में जो है इतना देने से फॉल डाउन होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक। अच्छा, कुछ हमारी बहनें भी हैं जिनको जो उनका भी सवाल है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उस वक्त ब्लड दे सकते हैं, क्या है क्या नहीं दे सकते? नहीं, उस वक्त ब्लड नहीं दे सकते। अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में, जो 2 चीज़ें हैं। एक तो लैक्टेटिंग मदर्स जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, जब तक वो दूध पिलाते हैं ना वो ब्लड डोनेट कर सकती हैं, ना बाकी इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, रोज़ा में नहीं रखते कहीं। मैंने उसको वो भी एग्ज़ाम कर दिया गया है। प्रेगनेंसी में अगर फर्स्ट 3 मंथ्स जो है लाइफ सेविंग के लिए, बहुत आखिरी कंडीशन में अगर कोई पेशेंट बन रहा, रेयर ग्रुप है, तो वो भी सर्टन सर्कमस्टेंसेस के तहत उसमें से कुछ ब्लड लिया जा सकता है। रूटीन में वो लेडी डोनेट नहीं करेगी, डिपेंड करता है उसके हीमोग्लोबिन पे, उसके स्ट्रक्चर पे, उसकी प्रेगनेंसी के डेज पे, और उसकी जनरल जो कंडीशन है पेशेंट उस पे डिपेंड करता है। वरना हम यही कहेंगे कि वो नॉर्मली डोनेट ना करे। अच्छा, ये तो सवालात हो गए हमारे कंप्लीट। माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई, मुझे कुछ अच्छी न्यू चीज़ें समझ में आई। लेकिन अभी मुझे पता चला था कि यहाँ पर थैलीसीमिया के बच्चों को ये ब्लड लगता है, तो उसके हवाले से थैलीसीमिया क्या है, थैलीसीमिया की बीमारी कैसे लगती है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा अगर कुछ बता दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैलेसीमिया बेसिकली एक विरासत में मिलने वाली बीमारी है, जो कि वालिदैन का जो डिफेक्ट होता है उसमें क्रोमोसोम्स में, और वो बच्चों में जाके ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है और उनका खून बनता नहीं है। वो जो 2 जीन्स होती हैं, डिफेक्टेड जीन, दोनों डिफेक्टेड जीन बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं, और बच्चे में ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो खून बना सके। जब खून नहीं बनता तो अनीमिया होता है, और वो मुसलसल रहता है, और उस अनीमिया को ख़त्म करने के लिए किसी दवाइयों से ख़त्म नहीं होता, आयरन से नहीं होता, प्रोटीन से नहीं होता, दवाइयों से नहीं होता, इंजेक्शन से नहीं होता। तो अगर सिर्फ होता है तो उसको अल्टरनेट यही है कि उसको किसी हेल्दी डोनर का स्क्रीन करके, क्रॉस मैच करके, चेक करके, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करके फिर उसको ब्लड लगाएं, और उससे वो करेक्ट होता है। और ब्लड क्या है? ब्लड एक्चुअली ऑक्सीजन को जज़्ब करने की कैपेसिटी है, जो कि हीमोग्लोबिन की सूरत में होती है, और ये ऑक्सीजन को जज़्ब करके जिस्म के हर सेल तक पहुँचाती है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के बगैर जिस्म के कितने भी रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक हों, एनाबॉलिक हों, कैटाबॉलिक हों, जिस्म की जो भी कंपाउंड बनते हैं, टूटते हैं, नए बनते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बेस्ड ऑक्सीजन नहीं है तो वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, जिस्म की ग्रोथ नहीं होगी, जिस्म ज़िंदा नहीं रह सकेगा। आप अंदाज़ा लगा लें कि हम सांस रोक के ऑक्सीजन के बगैर कितनी देर ज़िंदा रह सकते हैं।
तो यही बाकी टिश्यूज़ का हाल है। टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो डेड हो जाएंगे। तो बहुत अहम चीज़ है कि उन बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन हमें जो प्रोवाइड करने का ज़रिया है वो ब्लड है, और ब्लड होगा तो वो ज़िंदा रहेंगे। तो ये सिलसिला सारी ज़िंदगी तक चलेगा। अब किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो इस तरह से ये बीमारी है। बीमारी नहीं, एक कंडीशन है वालिदैन की जो ट्रांसफ़र होती है बच्चे में, और बच्चे को फिर ज़िंदा रखने के लिए हम ट्रांसफ्यूजन का सहारा लेना पड़ता है। इवन दो इसका इलाज है जो कि अप्रोच बहुत ही महंगा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसको कहते हैं। गूदा उसका किसी हेल्दी डोनर का उसमें ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वो कुछ अर्से के बाद ब्लड लगना उसको बंद हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ चंद एक लोगों तक ये फैसिलिटी है, क्योंकि उसका डोनर का बैच होना भी ज़रूरी है और फिर उसके पास इतनी रिसोर्सेज होना भी ज़रूरी है कि वो महंगा एक प्रोसेस है। तो नॉर्मली जो हमारे पास जो 95% लोग जो हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ज़िंदा हैं। बाकी 3-4% जो लोग अफोर्डिंग वाले होते हैं वो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। तो ये क्या सैलानी ब्लड बैंक हर चीज़ का इनका खर्चा वगैरह जो चीज़ आती है तो वो खुद पे करती है, या ये लोग आगे खुद सब पैसे वगैरह पे करते हैं, क्या करते हैं इसके ऊपर? सैलानी इसमें क्या अपना रोल पे करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी के पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड की स्क्रीनिंग करने की सारी कैपेसिटी मौजूद है, जो कि इंटरनेशनली रिकगनाइज है, रेकमेंडेड है। तो हम ब्लड जो डोनर्स हमें देते हैं उसको स्क्रीनिंग करने तक, उनके सारे टेस्ट करने तक, न सिर्फ उस ब्लड की स्क्रीनिंग, डोनर की भी स्क्रीनिंग, और उनके अगर उनमें कोई हेपेटाइटिस पॉजिटिव आए तो उनको भी मज़ीद स्क्रीनिंग PCR की तरफ ले जाना, इलाज की तरफ ले जाना। इन बच्चों की सारी जितने भी टेस्टों की ज़रूरत है, चाहे वो फेरेटिन है, विटामिन D है, हेपेटाइटिस के टेस्ट हैं, बाकी जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी की सारी कैपेसिटी मौजूद है। कंसल्टेंट हमारे पास मौजूद हैं, पीडियाट्रिशियन हमारे पास मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हेमाटोलॉजिस्ट का इंतज़ाम है, बाकी डॉक्टर्स का इंतज़ाम है। इनके इलाज के लिए जो जिन दवाइयों की ज़रूरत है वो मौजूद है। इस सारी की सारी ये लोग अफोर्ड करते हैं, लोग हमें आके इनके लिए डोनेट करते हैं और सैलानी इनको इस सर्विसेज को आगे उन तक पहुंचाता है फ्री ऑफ चार्ज। कोई इसका चार्ज नहीं है, कोई आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयों का जहाँ तक प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स का प्रॉब्लम है, टेस्टों का प्रॉब्लम है, वो फ्री ऑफ चार्ज है। ब्लड भी फ्री ऑफ चार्ज है, लेकिन सिर्फ हमें ब्लड के लिए हमें रिक्वेस्ट करने पड़ती है डोनर्स को, क्योंकि वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, किसी पेड़ पे नहीं उगता, किसी जड़ी बूटी से नहीं बनता, वो उसको हम इंसान के जिस्म में अल्लाह तबारक तआला ने रखा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं उन डोनर्स को। सैलानी से बड़ा रोल जो है उन डोनर्स का है, उन बच्चों को बचाने के लिए। तो मैं आपकी तवज्जो से सारे डोनर्स को कह देता, सैलानी का रोल तो आपके रोल के बाद शुरू होता है। पहले आप ब्लड डोनेट करेंगे, आप हेल्प करेंगे इन बच्चों की, तो तब जाके सैलानी भी इस काबिल होगा कि उन बच्चों को सर्व कर सके। सर अगर आप इजाज़त दे तो मैं ऊपर की तरफ जाके भी एक मरतबा बच्चों को जाके देख सकता हूँ? ज़रूर 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 जाके। तो हम लोग ने यहाँ पर आज विज़िट किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलके। आप भी कोशिश कीजिए कि ब्लड डोनेट करें इनको और इनका लाइफ बचाने में इनका साथ दें, ताकि आगे इनके लिए आसानी हो सके। थैंक यू।